हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ क्लासेस में आपकी राजन सीरीज़ को कंप्लीट करा रही हूँ। तो कुछ प्रशिक्षु हमारे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मैम मेरे पास पवन सीरीज़ की बुक है, यानी पवन सीरीज़ है, हमारे पास राजन सीरीज़ नहीं है। तो आपकी पवन सीरीज़ में भी सेम क्वेश्चन होते हैं, हाँ, लेकिन ये क्या होता है, सीरियल जो होता है उसका वो बदल जाता है। यानी कि आपके राजन सीरीज़ में पहले आपकी स्टार्टिंग जो हुई है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हुई है, वही आपकी पवन सीरीज़ में एंड से होगी। ठीक है, बस यही डिफरेंट रहता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। आप उसको मिला लीजिए, हो सकता है एक दो क्वेश्चंस भले उसमें पुटअप हों अलग से, या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, या राजन सीरीज़ में इस तरीके से हो सकता है, लेकिन सेम रहता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है दोनों बुक में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन इधर उधर लिखे होते हैं, सेम नंबर नहीं होता है क्वेश्चंस का। अगर राजन सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 है तो पवन सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 10 वही क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपने पवन सीरीज़ ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग इतना बोल रहे थे मैं मैथ की क्लासेस लाइए। अब मैं लेकर आई हूँ, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की, इसके साथ साथ मैंने सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा देती हूँ फिर बैठकर मैं उसको कॉपी पे अच्छे से लिख देती हूँ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती हूँ और उसको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। फिर भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मतलब आप लोग का सिर्फ ये रहता है ना कि मैम पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए। देखिए मैं अकेले सारी चीज़ें क्या करती हूँ, हैंडल करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, नोट्स भी तैयार करती हूँ, फिर उसकी पीडीएफ भी बनाती हूँ, वो भी कंप्यूटर बेस बनाती हूँ। ठीक है, कभी कभी हैंड रिटन नोट्स भी हो जाते हैं हमारे, जैसे मैथ के हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्योंकि मैं कॉपी पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और आपको दे देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से इतनी मेहनत करती हूँ। आप लोगों का कहना रहता है ना कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, आप लोग कह देते हो, और मुझे कितना वर्क उस पर करना पड़ता है आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको जिस चीज़ की नीड होती है कि मैम ये चीज़ करा दीजिए, तो फिर वो आप पढ़ा भी करिए, है ना। मैंने जो सेकेंड वीडियो बनाई मैथ्स की पार्ट 2, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको नहीं पढ़ा। जैसे लग रहा था कि कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले दिन मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगी, या फिर मैं टेलीग्राम पे उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करके दे दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं है, किसी ऐप पे भी नहीं जाना है, सिर्फ आप टेलीग्राम पे जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे खुद ही जुड़ जाओगे वहाँ से। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ही फ़ायदा है। आप मान लो आपका मन नहीं है, आप और भी डीएलएड के साथ साथ काम करते हो, तो आपको वहाँ पर नोट्स भी बनाने नहीं पड़ेगा। आप टेलीग्राम खोलो और कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आप उसको वहाँ से पढ़ लो, या फिर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छे से मैंने सारे नंबर वाइज दिए हुए हैं आपको आंसर्स, आप वहाँ से देख लीजिए। इतना कोई नहीं देता, मैं सारी चीज़ें फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है कि आप किसी चीज़ का चार्ज दो। बस इतनी सी आपको एक चीज़ करनी होती है कि आप तो वीडियो को शेयर करना होता है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। बस इतना करना रहता है। और फिर भी आप लोग कह देते हो मैम ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, और अगर उस सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद अगर उस पर व्यू नहीं आते हैं, उस पर आप तो उसको पढ़ते नहीं हो अच्छे से, तो फिर मुझे भी बुरा लगता है ना। तो ऐसा मत किया करिए। अब आप लोग इतने दिन से परेशान थे मैथ की क्लास बनाइए, जब मैथ की बनाई तो आप लोग कह रहे हो कि फर्स्ट पेपर की बनाए, सेकंड पेपर की बनाए। अरे जो भैया जो बोला है वो तो पढ़ लो पहले। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें एक दिन में तो आप पढ़ नहीं लोगे ना, तो जो पढ़ा रहे, जो आप कह रहे हो वही मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। हो गई हमारी बातें, और बात को समझिए और उस पर फोकस करिए। ठीक है, सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, और ना ही मैं सारी चीज़ें एक साथ बना सकती हूँ, क्योंकि मैं जब भी आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ तो एकदम फ्रेश चीज़ें होती हैं, कुछ हमारा लिखा लिखा नहीं है। मैं खुद नोट्स तैयार करती हूँ, यानी आपने देखा है कि मेरी हैंड रिटन नोट्स भी नहीं होते, मुझे खुद टाइपिंग करना पड़ता है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें टाइप करके आप लोगों को देती हूँ, उसकी टाइपिंग करके देती हूँ। हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो उसमें आराम रहती है, एक बार मैंने लिख दिया सारी चीज़ें फिर आपको पढ़ा दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, मुझे कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कौन सा आपके लिए सबसे बेटर आंसर होगा, कौन सा आंसर ईजी भी हो और एकदम यूनिक हो आंसर, ये भी मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी कॉपी एकदम अलग हो, यानी जो भी प्रशिक्षु मुझसे जुड़े हैं सबकी कॉपी एकदम
एकदम बढ़िया मस्त यानी अच्छा आंसर हो। तो ये कोशिश करती हूँ देने की, फिर भी आप लोग उतना प्यार नहीं देते हो। इतने सारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं और आप लोग ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की। जितना आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो क्या, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक मिल सके, ठीक है। और ये बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, आपकी ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपकी थोड़ी लेंथी होने वाली है, थोड़ा टाइम लेगी, हो सकता है 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि आज जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके, वो सभी मैं आज ही कवर करा दूंगी। यानी ये जो 3rd क्लास है इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं सब कवर करा दूंगी, ठीक है, राजन सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है और ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया है, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले ही बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? कल मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, यानी Q बराबर 0 ना हो, ठीक है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं है ये पूछा है, यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा। अगर आपसे पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है या परिमेय संख्या नहीं है, तो पाई क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान 22/7 होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, और ये 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई जो हमारा है ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वसमीका है, ठीक है। तो सर्वसमीका होता क्या है हम थोड़ा सा ये जान लेते, तभी तो हम इसमें पहचानेंगे कि सर्वसमीका क्या है। तो देखिए सर्वसमीका एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर के स्थान पर कोई मान रख देने से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होता है? समान हो जाता है। कैसे? चर हमारा क्या होता है? x होता है, y होता है, z होता है, ये हमारा क्या है? चर है। तो जब हम x, y और z में कोई मान रख दें, मान लो x बराबर 1 रख दें, ठीक है, या y बराबर 1 रख दें, ठीक है, या z बराबर 2 रख दें, ठीक है। तो ये मतलब कहा गया है कि हम चर के स्थान पर अगर कोई मान रख देते हैं, और जब हम चर के स्थान पर मान रखते हैं तो हमारा, मान लो कि यहाँ पर लिखा है 2x + 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है और बराबर 2x + 2, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो चर है, मान लो हमने मान लिया कि x बराबर 1, ठीक है, मान लिया। अब हम जब x का मान 1 मान लेते हैं, तो जब यहाँ पर ये कहा गया कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर के स्थान पर कोई मान रखने पर रख देने से दायां पक्ष, ठीक है, और बायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होता है? LHS और RHS जो होते हैं दोनों समान हो जाते हैं। यानी जब हम इनको हल करेंगे तो दोनों का मान समान आए, अगर ये 4 आएगा तो ये भी 4 आए, समझ गए। यानी कि कहा गया है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर के स्थान पर कोई मान रख देने से बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो? दोनों का मान समान हो। तो चलिए देखते हैं भाई, करके देख लेते हैं। तो हमने चर का मान यानी x बराबर 1 रख लिया, तो चलिए अब रखते हैं। तो ये है 2 ब्रैकेट में x का मान 1 है तो हम 1 रख लेते हैं +1, और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है x, तो ये गुणे में x हो जाएगा क्योंकि इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, और जब भी कोई चिन्ह नहीं होता तो हम उसको गुणा मानते हैं, ठीक है, +2 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो आपको पता है जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये संख्या इससे भी गुणा होगी, ये संख्या इससे भी गुणा होगी, जानते हैं ना आप अच्छे से। तो चलिए 2 × 1 = 2 और +2 × 1 = 2 हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, 2 × 1 = 2 +2। अब 2 और 2 क्या हो गए? 4 हो गए, और 2 और 2 क्या हो गए? 4 हो गए, यानी 4 इधर भी आया है और 4 इधर भी आया है। तो ये हमारी क्या हो गई? सर्वसमीका हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया? सर्वसमीका हो गया। तो उत्तर नंबर ब हमारा सही है। ये हमारी सर्वसमीका नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पक्ष होने चाहिए, एक बायां पक्ष होना चाहिए और एक दायां पक्ष होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारी सर्वसमीका नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पर 2x है। मान लो हम x का मान 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर 4 × x हो गया, और यहाँ पर 2 × x हो गया, और +6, ठीक है। और x का मान 1 है तो हमने लिखा 4 × 1 यानी 1, और 2 × 1 +6। अब यहाँ पर 4 × 1 = 4 हो गया, यहाँ पर 2 × 1 = 2, और 6 2 कितने होते हैं? 8। तो यहाँ 4 आया और यहाँ 8 आया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सब हल करके बता देती हूँ, कंफ्यूज ना हो जा ताकि। अब यहाँ पर है x + 4
इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, यही तो है ना। अब हमने यहाँ पर x का मान हमने यहाँ पर भी 1 मान लिया। आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। चलिए 2 मान लेते हैं, है ना। आप सोचोगे ऐसा तो नहीं कि 1 सही हो, है ना, तो 2 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर x का मान 2 मान लिया, तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे प्लस 4, यहाँ पर 6 माइनस 3 और गुणे x का मान कितना है 2। अब 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर है 6 माइनस 3 दूनी हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ 6 और यहाँ पर 6 में से 6 गया, कितना बचा 0। तो क्या दोनों मान समान है, दायां पक्ष और बायां पक्ष समान है? नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब बा उत्तर आपका सही है, यानी इसके दोनों पक्ष क्या हैं, समान है। समझ में आ गया। अगर यहाँ एक पक्ष 4 उत्तर आएगा तो दूसरे का भी 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए, इसे कहते हैं सर्वसम्मिका, यानी जिसके दोनों पक्ष क्या हो, हल करने पर समान हो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81 को x का मान होगा, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया गया है, 3 की घात x प्लस 2 बराबर 81, यही तो दिया है। इसमें x का मान आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, इनका जो ये वाली जो संख्या है, इनका पहले हम मान समान कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 की पावर x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर 81। तो हम क्या गुणा करें कि 81 आ जाए। कितनी घात 81 पे आती है, तो 3 तिया 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, यानी 3 की घात 4 हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा 81। देख लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 की घात x प्लस 2 बराबर 3 की घात 4, यानी ये मान हमारे समान हो गए। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम घातों को एक साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 4, यही तो हुआ। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो x बराबर 4, और जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 4 माइनस 2 हो गया। अब x बराबर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बराबर हमारे पास बचा 4 में से 2 गए, 2 बचे, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। x का मान क्या है, 2 है। यही हमें x निकालना था, बहुत इजी है। पहले मीन्स इन जो है संख्याओं को क्या करते हैं, घात में लिख लेते हैं। अगर ये घात में तो इसको भी घात में बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि इसकी घात बना लेते हैं और संख्याओं को घातक रूप में कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा आया था, क्या आया था, 2, ठीक है। चलिए, ये बहुत इजी है और एक बार इसको अलग से मैं लिखवा कर आपको बता दूंगी और टेलीग्राम पे सारी चीज़ें दे रही हूँ, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। आपने देखा होगा, जो भी लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन्होंने खुद ही देखा होगा कि मैंने हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर जो भी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। अभी मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं इस नोट्स को अभी लिख लूँगी सारी चीज़ें और आपको दे दूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.00001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, यानी कि घात 2, ठीक है। वर्ग रूप क्या होता है, जैसे 2 की घात 2 ये वर्ग हो गया, 2 की घात 4 की घात 2 ये वर्ग हो गया, 3 की घात 2 ये वर्ग हो गया। यहाँ पर वर्ग रूप में आपको लिखना है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको कैसे सॉल्व करना, कुछ भी नहीं आपको देखना है, बस क्या करना है, यहाँ पर लिखा था 0.000001। आपको क्या करना, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होगी उसको क्या करना है, उसका जोड़ा बना लेना है, ठीक है। क्या बना लेना है, जोड़ा बना लेना है, ठीक है। कहते नहीं एक जोड़ी 2 जोड़ी, है ना, एक जोड़ी चप्पल लेने जाते हो, कहते ना एक जोड़ी चप्पल दे दो, एक जोड़ी सैंडल दे दो। तो आप एक तो चप्पल लेकर आते नहीं, एक जोड़ी का मतलब 2 चप्पल एक साथ, ठीक है। अब भाई पैर आपके 2 हैं तो 2 ही तो चप्पल लाओगे, लेकिन ये नहीं कहते हो एक चप्पल दे दो, ऐसा बोलते नहीं कि ए भैया एक जोड़ी चप्पल दिखा दो, ऐसे ही तो बोलते। तो इसको इन सभी का जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस ये जो जोड़े होते हैं इनको एक ही बार लिखना होता है। यानी का 0.0 एक बार जोड़ा बना, 2 बार जोड़ा बना और यहाँ पर 1। अब आपको कि यहाँ पे पहले 0 था, हमें नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये हमारा क्या है,
उत्तर है। ये आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। अब आप वर्गमूल निकालोगे तो उस तरीके से थोड़ा टफ होगा, और जो हमारे प्रशिक्षु जो वीक हैं उनके लिए वो अच्छे से ये जो थोड़ी थोड़ी जो ट्रिक होती है ना उनको अच्छे से समझ लें। अभी आप ये वर्गमूल आप निकालने पड़ जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हम इसे क्यों टाइम लगाएं, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको जोड़ा बना लेना है और संख्या को लिख लेना है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर हाँ वर्ग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या निकाला था, उत्तर आया था 0.001, और इस तरीके से इसके अंदर लिखना है घात 2, ये लिख देना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो कट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3/-4 माइनस फिर ब्रैकेट में -5/-4 का मान कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन। अभी आप किसी 4th 5th क्लास के बच्चों को दे दो वो भी कर देंगे। चलिए आप भी कर लेंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि आप नहीं कर पाओगे। तो 3/-4 और यहाँ पर माइनस हो गया, फिर ब्रैकेट में है -5/-4, यही तो है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा जो हर है वो समान है। पहले तो क्या होता है, ब्रैकेट को खोलते हैं। आपने बॉडमास नियम पढ़ाई है, तो पहले क्यों ना हम ब्रैकेट को खोलें। तो ब्रैकेट को खोलने से पहले क्या होता है, जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये दोनों ऊपर नीचे जो घात अगर चिन्ह समान होते हैं तो वो कट जाते हैं। अगर नीचे माइनस है ऊपर माइनस तो ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, -3/4 और माइनस बीच में है 5/4, ठीक है। समझ में आ गया। जब ऊपर नीचे चिन्ह समान होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा हर जो है वो समान है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4, और यहाँ पर है -3 और -5, ठीक है। अब हम इसको जोड़ घटा लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि ये जुड़ जाएगा। पहले हमें चिन्ह देखने हैं, चिन्ह के अनुसार ही हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। माइनस माइनस होगा प्लस। बाद में हम ये चीज़ बाद में डिसाइड करेंगे कि चिन्ह में बड़ा चिन्ह कौन सा था और बड़े चिन्ह वाली संख्या कौन सी थी, छोटे चिन्ह वाली संख्या कौन सी थी। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हमें जोड़ना है। तो 5 3 8, ठीक है, 8 हो गए बटे 4। लेकिन अभी आपका सवाल पूरा नहीं हुआ है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। ये भी हमें डिसाइड करना कंपलसरी है। यहाँ पर जब भी किसी बड़ी संख्या पर अगर देखिए, हमेशा क्या होता है, चाहे वो प्लस का चिन्ह लगा हो और चाहे वो माइनस का चिन्ह। मान लो कि अगर यहाँ पर लिखा होता कि -3 + 5, अगर ऐसे लिखा होता तब हम क्या करते, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 5 में से 3 गया 2 बचा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन बड़ी संख्या पर प्लस का निशान है तो हम यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, उसमें मत ऐड कर लेना। ठीक इसी तरीके से बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तब आपका उत्तर होगा सही। समझ में आ गया। आप यहीं पर नहीं रुक जाइएगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमने जोड़ लिया और हो गया काम, नहीं। हमें उसके बाद भी देखना है कि बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह लगा है। तो बड़ी संख्या पर माइनस लगा है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कंपलसरी है लगाना। और ये हमारा हो गया उत्तर। अभी भी हमारा उत्तर नहीं हुआ है, अभी ये कट सकती है संख्या एक दूसरे से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। ये हम इरेज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर हमारा आ जाएगा -2, ठीक है, ये हमारा उत्तर है। चलिए, अगर इस तरीके से दिया गया है, पूरा सॉल्व करके बिल्कुल दिया है, -2 हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर नंबर द आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, यानी जो खुद से कटती हैं और यानी जो स्वयं से कटे, और एक से, यानी जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी दो अगर यहाँ पर 80 दिया गया तो ये 80 से ही कटे, 90 दिया गया है तो ये 90 से ही कटे, एक से कटे और 90 से ही कटे, यानी जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके कितने गुणनखंड होते हैं, 2। समझ में आ गया, जो एक से कटे और खुद से कटे।
तो ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं जो एक से और स्वयं से यानी खुद से कटती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको पता है 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? यहाँ पर है एक हो गया हमारा 83 हो गया, क्योंकि 83 को आप कट करके देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगी और 83 से ही कटेंगी, यानी 83 से ही कटेंगी और कोई संख्या पैदा ही नहीं हुई है इसको काटने वाली। आप खुद काट के देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 89। दूसरी क्या है? 89, यानी 89 एक से कटेगी और खुद से कटेगी, ठीक है। इसको और कोई पैदा ही नहीं हुआ है कट करने वाला। आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 83 और 89, ठीक है। ठीक है, चलिए हमें उत्तर तो मिल गया, लेकिन हम और भी सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे प्रशिक्षु जिनको नहीं आता है, मैथ थोड़ी वीक है, उनको समझा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर 81 लिखा है यानी 81 लिखा है, तो 9 9 81 होता है। 81 जो है हमारा 3 संख्याओं से कट सकता है। एक तो हमारा 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा 3 से? चलिए कट करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 बचे, ठीक है। 6 2 8 होते हैं ना, 2 बचे, तो यहाँ पर हो गया 2 और 1 उतारा और 3 7 21 कट गया। ये 9 से भी कट सकता है, ठीक है। 9 9 81 यानी कि और 1 से भी कटेगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। यहीं से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी यही तरीका है, 9 9 81 कट जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। ये जो हमारा 87 है ये कट जाएगा 3 से। कैसे? चलिए कट करके देखते हैं 87 को। तो 3 दूनी 6 बचे 2, 8 में से 6 गए, कितना बचा? 2 बचा। अब इस 7 को मैंने उतार लिया, ठीक है। तो 3 9 27 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 3 से भी कट सकता है। ये हमारा जो है 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो यानी ये इसके अभाज्य है ना, 2 3 हो गए, तो ये इस तरीके से हो गया। तो सिर्फ 83 और 89 जो है ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो दा उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 6 की अनुवर्ती मतलब आगे बढ़ना। तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 6 + 1 यानी 6 के बाद जो आएगी अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ना। तो 6 के बाद क्या आता है? 7 आ जाता है। तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाती है? केवल 7 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है आपको। यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज दिया गया, इस तरीके से बनाया गया है, जिसका ये x मान यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से x की पावर 0 का मान कितना होगा, यानी इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। इसका मान जो है 51 डिग्री है। देखिए ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये जो होता है ये 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। समझ में आ गया? जब ये 180 डिग्री है और ये 107 है तो ये कितना होगा बताइए? तो ये कितना होगा? तो आप सोच लीजिए ये होगा 73 डिग्री। कितना होगा? 73 डिग्री, ठीक है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल। तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यानी कि x + x + x यानी 3 भुजाएं हमारी होती, तीनों मिलाकर 180 डिग्री होती। तो इस तरीके से ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम चलिए करते, जब ये 180 हो गया तो ये हो गया 73 डिग्री, ठीक है। अब ये 73 हो गया तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करके देख लेते हैं। तो हमने मान लिया x + y + z = 180, ठीक है। ये जो हमारा त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? 180 के बराबर होती हैं। तो ये वाली तो x है, ये वाली 51 है और ये वाली 73 है, ठीक है। यानी ये वाली 51 है, ये वाली 73 है, ये x की पावर 0 मतलब x डिग्री है। तो x का तो मान हमें निकालना ही है, प्लस y कितना है? 51 है, प्लस z कितना है? 73 है, बराबर 180, ठीक है।
अब हम x प्लस और 51 को 73 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124 बराबर 180। ठीक है, अब x बराबर हम लिख देंगे 180 और ये प्लस का 124 है, ये माइनस का हो जाएगा, होगा 124। अब हम x बराबर 180 में जब हम क्या करेंगे, 180 में जब हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 56। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 56। यही हमारा उत्तर है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर धनात्मक संख्याएं जो होती हैं जो अनंत तक चलती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि सबसे छोटा सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो -1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं, तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि ना सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो उत्तर आपका क्या होगा, उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 आपका सबसे छोटा पूर्णांक तो नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है लेकिन पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे छोटा क्या है, ये हमारा है सबसे छोटा क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, 0 जो है हमारा ये सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्याओं में ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो है, और प्राकृतिक संख्या भी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि जब हम 0 से इधर माइनस में आएंगे, -1, क्योंकि 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, इस तरीके से अनंत संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम इनमें से ज्ञात नहीं कर सकते सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और इस तरीके के कई प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उसका क्षेत्रफल जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी अंदर का जो ये पार्ट है ये हमें ज्ञात करना है। इसका परिमाप जो है वो 3 है। ये जो पूरा परिमाप, यानी ये एंगल पूरा क्या है, 3 है। यानी कि ये A मान लिया, ये B मान लिया, C मान लिया, तो A + B + C ये तीनों के तीनों क्या है, 3 है। 3 मीटर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर, तो ये 3 मीटर है। यानी कि अगर ये तीनों 3 मीटर हैं, तो यानी ये 1 मीटर के होंगे, तभी तो 3 मीटर हैं। क्यों, अगर A 1 मीटर है, 2 1 मीटर है और 3 1 मीटर है, तो ये हमारे 3 ही तो होंगे, 1 2 3। समझ में आ गया। यानी कि एक एंगल कितने डिग्री का है, एक एंगल कितने मीटर का है, 1 मीटर का है, तभी तो ये 3 एंगल 3 होंगे। समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और ये तीनों त्रिभुज का परिमाप कहा गया है। परिमाप मतलब ये वाला परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती, तीनों भुजाएं। तो यहाँ से लेकर ये हमारा 1 मीटर हो गया, फिर यहाँ से लेकर दूसरा एंगल हमारा 1 मीटर हो गया, यहाँ से लेकर हमारा तीसरा एंगल 1 मीटर हो गया, और तीनों को यानी कि पूरा परिमाप अगर हम ज्ञात करेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुणे भुजा। ठीक है, तो 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी परिमाप हमारा 3 है, यानी कि हर एक भुजा कितने मीटर की है, 1 मीटर की है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यही तो होता है ना। तो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा कितनी निकली हमारी, 1। तो 1 गुणे 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, √3/4। क्यों, क्योंकि 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो √3/4 को 1 से गुणा करेंगे, √3/4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, या हम इसे वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा √3/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है निम्न में से अभाज्य संख्या है। यानी इसमें अभाज्य संख्या भी मैंने आपको बताया जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। हमेशा याद करना है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो भी 1 से कटेगी और खुद स्वयं से कटेगी। यानी 2 अगर है तो 2 से भी कट जाएगा, 3 3 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा, 5 5 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इस तरीके से। ठीक है,
तो इसमें से अभाज्य संख्या क्या है? क्या 8 2 4 है? नहीं है, क्योंकि 8 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 4 दूनी 8 होता है ना, और 8 से भी कटेगा। तो इसके तो 4 गुणनखंड है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ख़त्म, आगे हम बढ़े ही क्यों? ठीक है, क्या 3 7 9 है? तो 3 तो चलो 3 से ही कटेगा, स्वयं से कटेगा। 7 भी 7 से कटेगा, स्वयं मतलब 1 से कटेगा। लेकिन 9 जो हमारा है वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 3 3 9 होता है ना, और 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसके भी 3 गुणनखंड है, ये भी नहीं हो सकता है। कैंसिल करो भाई। क्या ये 7 5 6 है? 7 तो चलो हमारा अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। लेकिन 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 जो है 1 से भी कटेगा, और 2 3 6 होता है, यानी 2 से भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, यानी 3 से भी कट जाएगा। और 6 कम 6 होता है, यानी 6 से भी कटेगा, यानी इसके 4 गुणनखंड है। और हमें चाहिए कितने? सिर्फ 2 गुणनखंड, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो क्या 11 2 और 3 है? बिल्कुल है। 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या इसे काट नहीं सकती है। 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 1 दूना 2, और 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा। क्या 3 से 2 कट जाएगा? क्या 4 से 2 कट जाएगा? नहीं। 3 जो है वो सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 1 3 3 और 3 1 कम 3। ठीक है, क्या 3 4 से कट जाएगा? या 2 से 2 1 कम 3 होता है? नहीं। 2 दूनी 4 होता है, 3 नहीं होता है, इसलिए बा उत्तर हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और इस पे स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगा लीजिए स्टार। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो पढ़ना हमसे भूल जाइएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम पहले हम समझ लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसे आप किसी संख्या में जोड़ते हो तो उसका योग 0 हो जाता है। आपने इससे पहले भी पढ़ा है, यानी कि मान लो हम -3/4 में ऐसी संख्या को जोड़ें कि हमें जो हमें ये संख्या जो है ये हमें क्या है, हमें 0 मिले। ठीक है, यानी कि बराबर कितना है? 0 आए। तो हम किसी संख्या को ऐसी संख्या से जोड़ें जिसका मान कितना है? 0 है, जिसका योग 0 है। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? ऐसी संख्या वही हो सकती है जो इन दोनों को काट देगी, तभी तो ये 0 आएगा। भाई वही संख्या हो सकती है जो इन दोनों को कट कर दे, तब तो भाई 0 आएगा। और मैंने आपको बताया, जब भी किसी भी संख्या के चिन्ह बदले होते हैं, यानी 2 संख्याओं के अगर चिन्ह बदले हो, संख्या समान हो और चिन्ह बदले हो, तो वो संख्या एक दूसरे से कट जाती है। बताया है मैंने आपको। यानी कि हम क्या करेंगे, -3/4 में हम +3/4 अगर कर दें तो वो हमें मान 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 और +3 एक दूसरे से कट जाएगा। अगर चिन्ह विपरीत है और संख्या समान है तो वो एक दूसरे से कट जाती हैं। समझ में आया? जैसे हमने लिखा 1 - 1 बराबर 0, क्योंकि 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0 बचा। क्योंकि 1 यहाँ पर प्लस लिखते तो नहीं है, लेकिन ये प्लस का ही तो है 1, है ना। अगर माइनस का होता तो माइनस तो लिखा ही जाता है। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 0। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या को किसी संख्या से जोड़ें कि उसका मान 0 आए। समझ में आ गया? किसी संख्या को ऐसी संख्या से जोड़ते हैं जिसका मान क्या है? 0 आए। तो -3/4 में अगर हम +3/4 कर देते हैं तो हमारा मान क्या आएगा? 0 आएगा। यानी सिर्फ आपको क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह को बदल देना, संख्या सेम लिखनी है, चिन्ह को बदल देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो -3 +3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 0। यही हमारा क्या है? उत्तर है। तो हम -3/4 में क्या लिख देंगे? जो 0 उत्तर आए। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम आपको क्या करना है? इतना याद करना है, जब योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा, अगर -3/4 है तो हम उसको किस में बदल देंगे? 3/4 में। ठीक है, 3/4 में बदल देंगे। अगर आपकी संख्या दी गई है 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल दीजिएगा। ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/4। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। तो गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या जो किसी संख्या से गुणा करने पर उत्तर कितना आए? 1 आए। समझ में आया? कितना उत्तर आए? 1 आए। तो हम किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा? हमेशा याद रखना, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? कर देना, उसको विपरीत कर देना। जैसे यहाँ पर है -3/4 है,
तो गुणे आपको क्या लिख देना है, -4/3, यानी संख्या को पलट देना है, उल्टा कर देना है, अंश को नीचे हर को ऊपर, ठीक है, ऐसे कर देना है, तभी तो आपका 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह से चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, 1 आया आपका, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो उस संख्या को विपरीत कर देना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -3/4। यहाँ पर 3/4 योगात्मक प्रतिलोम में आएगा, क्योंकि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम होता है 3/4, और -4/3 उसको विपरीत कर देना है गुणात्मक प्रतिलोम में, ठीक है। तो उत्तर बा हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो आपको हम बता दें, रेखीय समीकरण क्या होती है, जिसकी घात क्या हो, 1 हो, ठीक है, यानी a की घात 1 हो, x की घात 1 हो, किसी संख्या की घात 1 हो, और एक घात हमेशा लिखी नहीं जाती है, आपको अच्छे से पता है। अगर यहाँ पर x लिखा है तो हमें ये पता है कि x ये अकेला नहीं है, यानी इसकी घात 1 है, ठीक है। अगर किसी संख्या पे y लिखा तो हमें पता है ये y अकेला नहीं है, इसके साथ भैया 1 जुड़ा हुआ है, ये अकेला नहीं आया है, ठीक है। देखकर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, देखकर आपको मन में लड्डू नहीं वो करना है कि हाँ भाई ये अकेला इंसान है, इसको हम पीट लेंगे, है ना, नहीं, इसके साथ 1 जुड़ा है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ये हमेशा x रहता है। जैसे प्लस का कोई चिन्ह होता है तो उसको लिखा नहीं जाता है कि +x, ऐसे नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसको x लिखा जाता है। लेकिन ये आपकी गलती है कि आप उसे सिर्फ x मान रहे हो, उसके साथ प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से घात भी होता है। तो ऐसी समीकरण जो एक घाती हो, जिसकी घात 1 हो, वो क्या होता है, रेखीय समीकरण होता है। लेकिन यहाँ कहा गया रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2x² लिखा हुआ है, यानी x की घात यहाँ पर 2 है, ये द्विघात समीकरण है। एक आपका रेखीय समीकरण होता है जिसमें घात 1 होती है, एक आपका द्विघात समीकरण होता है जिसकी घात 2 होती है, एक आपका होता है त्रिघात समीकरण जिसकी घात 3 होती है। तो यहाँ पर 2 घात समीकरण है, इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है। बाकी सब रेखीय समीकरण है, सबकी घात 1 है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया तो अच्छी बात है, रिपीट किया ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +16, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके उत्तर गलत लिखे भाई। 8 क्यों होगा, ना ही 8 की पावर 1 होगा, ना ही -8 होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +16, यानी जिसको भाग देने पर क्या है, यानी जिसको माइनस करने पर 0 आ जाए, यानी किसी भी संख्या को जोड़ने पर वो क्या आ जाए कि 0 आ जाए। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा +16, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, संख्या नहीं बदलती है, ठीक है। चलिए प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है इनमें से कोई नहीं। जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो जब किसी के अनुपात समान होते हैं तो उसे समान अनुपाती कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, समान अनुपात बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। अब देखिए समानुपाती से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या कहा गया है कि समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं 90 में। इसमें हमें चूज़ करना है कौन सा बाह्य पद है और कौन सा मध्य पद है, ठीक है। तो आपको पता है समानुपात में जो बाहर के पद होते हैं, जैसे ये हमारा 20:30:60:90 है समानुपात, ये समानुपात होता है 60:90 है। तो ये जो बाहर के पद होते हैं इन्हें हम बाह्य पद कहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर के पद होते हैं इन्हें हम मध्य पद कहते हैं। यहाँ पर बता देते हैं आपको ये, ठीक है। तो ये जो बाहर के पद होते हैं ये कहलाते हैं बाह्य पद, ठीक है। और ये जो अंदर के पद होते हैं ये कहलाते हैं मध्य पद। समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समान पदों में कौन सा समान है, ठीक है, कौन सा पद है। तो 20 और 90 बाह्य पद है। देखिए क्या लिखा हुआ है 20 और 90, 20 और 60 मध्य पद, एकदम गलत है। 20 और 90 बाह्य पद है, एकदम गलत है, क्योंकि 20 और 90 बाह्य पद है। यहाँ पे 30 और 90 दिया गया है। 20 और 90 बाह्य पद है, ये भी गलत है। 30 और 60 मध्य पद है, ये सही है। 30 और 60 क्या है, मध्य पद है, ठीक है। बस हो गया आपका आंसर।
इतना ही आंसर देना था। तो बस आपको क्या करना है, ये जो बाहर बाहर के पद ये बाहर पद हो गए, अंदर अंदर के पद मध्य पद हो गए, बस और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर कहा गया है कि 25, 75, 500 और 1000 समान अनुपात में नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे बाहम पद हो गए, ये हमारे अंता पद हो गए, ठीक है, मध्य पद हो गए। तो चलिए हम बाहम को गुणा कर लेते हैं। तो 25 × 100 1000 बराबर 75, समान अनुपात को हम बराबर लिख देते हैं, यानी कि ये जो अनुपात होते हैं इनको हम बराबर लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि ये बराबर कर देते हैं। तो 75 × 500 इनको गुणा करते हैं। तो 25 को 1000 में गुणा करेंगे, 2500 है ना, 1000 है, तो ये हो जाएगा 25,000 बराबर। अब यहाँ पर क्या हो गया, 75 × 500, तो 2 0 हो गए, 55 25 हो गए, 5 7 35 2 37, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है तो जो बाहम पद का गुणनफल है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर नहीं है, ये आपका उत्तर आएगा। यानी बाहम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन फिर से देखिए, तीसरी बार रिपीट किया है, यानी थर्ड टाइम रिपीट किया है। तो पाई जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये एकदम रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये आपका कन्फ्यूज़न वाला भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और टेट और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा उनको बता दे रही फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा। जैसे आप कहते हो ना 2 के बाद का धन पूर्णांक क्या होगा, तो 2 के बाद का हो जाएगा 3, 3 के बाद का 4 होता है, 4 के बाद का 5 होता है। ठीक इसी तरीके से 3a + 5 का धन पूर्णांक क्या होगा, तो 3a + 5 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a + 6 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो 6 हो जाएगा 3a + 6, यानी बा उत्तर आपका सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक है। तो यहाँ पर योगात्मक तत्समक आपको बताना है, तो 0 होता है। योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है, यानी जोड़ने पर वही संख्या हमें मिले, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 1 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि हमें वही संख्या मिले तो क्या हो जाएगा, 1 में हम 0 जोड़ेंगे तभी तो हमें वही संख्या मिलेगी, है ना। 2 में हम कौन सी संख्या जोड़े, जो हमें 2 मिले, तो 2 में हम 0 ऐड करेंगे तभी तो 2 मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है, 0 होता है। चलिए योगात्मक तत्समक में क्या होता है, हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए जोड़ने घटाने के बाद। अगला प्रश्न है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो बहुत अच्छा आंसर है, बस हमें चिन्ह बदल देना है, -7/3, ठीक है, कुछ नहीं देखना, बस क्या उत्तर है, -7/3। योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो -7/3, यानी उसका चिन्ह बदल देना, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है प्लस में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, x² - 1/x + 1 की पावर 2 का सरलतम रूप है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। क्या है ये x² - 1 जो है, इसको हम a² - b² भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपॉन में हमारा x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, इसको हम a + b का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। तो a² - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हमारा a + b a - b। ये सूत्र आपको अच्छे से रट लेने हैं और इनको मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। और a + b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है x² - 1/x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस सूत्र के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x² यानी a का स्क्वायर, x² - 1 यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a² - b², ये लिख सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो वो है फॉर्मूला वही लिख देते हैं। तो a² + b² बराबर a² - b² बराबर होता है a + b a - b, यानी कि x + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 1 और x - 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर + b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर + 2ab यानी 2 × x × 1। यही तो होगा कि नहीं होगा,
है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास हुआ x+1 आया था और x-1 आया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो a+b है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a+b है यानी x+b का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 x-1 अपॉन x+1, और x+1 भी तो कर सकते हैं, ठीक है। होल ऑफ स्क्वायर है तो उसको अलग अलग भी, जैसे हम कहते हैं भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुणा होता है ना, यानी हम a का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 ही तो माना जाएगा, है ना, 1 गुणे 1 ही तो माना जाएगा, ठीक इसी तरीके से लिखते थे। तो ऊपर नीचे जो होती है ये x+1 और x+1 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, x-1 अपॉन x+1, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखिए, x+1 और x-1 यही हमारा उत्तर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है, यानी कि यहाँ पर हमें मध्यानुपाती बताना है, यानी कि बाह्य पद हमें दिए गए हैं और मध्य पद हमें चुनना है। तो यहाँ पर चलिए हम सीखते हैं। बाह्य पद हमें दे दिए गए हैं 6 और 54, ठीक है। मध्य पद हमें बताना है, तो हमने x मान लिया मध्य पदों को, ठीक है, x मान लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। क्या है, बाह्य पद है 6 और 54, मध्य पद हमने x मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, x मान लिया। अब इनको हल करते हैं, तो बाह्य पद से गुणा हो जाएगा, अंदर के अंदर मध्य के मध्य पदों से गुणा हो जाता है, तो 6 गुणे 54 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा, क्योंकि मध्य पद हमें ज्ञात करना है। तो 6 गुणे 54 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुणे x हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये x स्क्वायर इधर ले आते हैं और 6 गुणे 54 इधर ले जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें करने में आसानी होगी। तो x स्क्वायर है, तो ये जो हमारा, जब x हम 1 लिखेंगे तो ये घात में चला जाएगा 6 गुणे 54, ठीक है, अंडर रूट में चला जाएगा। तो जब अंडर रूट से हम चीज़ों को बाहर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अंडर रूट में हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। x हुआ हमारा बराबर अंडर रूट में हो गया 6 गुणे 54, यही तो हो गया, ठीक है। चलिए तो x बराबर अंडर रूट में हम क्या करते हैं, 6 लिखते हैं और 54 को हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 6 9 54, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम रूट में इसको एक साथ कर लेते हैं, 6 6 को एक पास ले आते हैं वर्गमूल में, और 3 3 को एक पास ले आते हैं, तो ये 6 का क्या हो गया, वर्ग बन गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 6 गुणे 3, यानी कि x बराबर आ गया 6 त्रिक 18, तो 18 उत्तर हमारा सही, यानी मध्यानुपाती क्या होगा, यानी मध्य पद क्या होंगे, वो हमारे होंगे 18, तो उत्तर नंबर बात सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो किसी पूर्ण संख्या में अगर आप शून्य घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे। अगर आप मान लो कोई संख्या है 2, ठीक है, और आप उसमें से शून्य घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 में से 0 गए 2 बचे, वही संख्या ही तो प्राप्त हुई, 2 ही तो प्राप्त हुई हमको, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, वही संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 5 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, 5 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1-8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1-8x को पूर्ण बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो आपको पता है एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने अभी पढ़ा। और एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो हम यही वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाते हैं। चलिए तो हमने क्या लिखा,
ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें से a यहाँ पर 1 माइनस 8x मान लेते हैं स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको वर्ग मान लेते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास a हमारा क्या है 1 है और b हमारा है 8x। तो a हमारा क्या है 1 है, तो हम 1 हमने यहाँ पर लिखा a का स्क्वायर प्लस अभी हमें b का स्क्वायर नहीं पता है, ठीक है, हमें b का स्क्वायर नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये लगा दिया -2 इंटू ए 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2ab है, ठीक है, याद रखिएगा जो 2ab यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, मतलब ये सूत्र बताया गया हमने, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान हमें पता है, b का मान हमें पता ही नहीं है अभी कितना है, क्योंकि b का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। और 2ab यानी 2 गुणे 1 गुणे यहाँ पर b जो ये मान जो है 2ab जो हमारा जो है वो 8x है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2ab जो है -2ab बराबर हो गया -8x, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 हो गया, तो ab बराबर हो गया 4x, ठीक है। माना a बराबर तो आपको पता है 1 है, तो a बराबर हो गया 1 गुणे b बराबर हो गया 4x, ठीक है। तो यानी b बराबर हमारा कितना निकला 4x निकला, ठीक है, 4x निकला। तो अब हम सूत्र रखते हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a स्क्वायर हमारा 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या निकला 4x, यानी 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4x, ठीक है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन सॉल्व कर लीजिए, कुछ कह नहीं सकते। तो 1 का स्क्वायर 1 कम 1 हो गया, प्लस 4 चक्कू 16x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 कम 2 और 2 चक्कू 8x हो गया। तो हमारा यही उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं क्या यही उत्तर आया है। तो ये हमारा हो गया 16x स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। यानी 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सा है 16x स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अगला है भाज्य का सूत्र क्या होता है। तो ये तो सूत्र आप ना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही एकदम याद हो जाएगा, एकदम रट जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो आप 5 में 11 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10 होता है, और शेष कितना बचा 10 में से 1 गए, क्या हो गए 11 में से 10 गए, बचा 1। तो ये तो पता चल गया कि ये शेष होता है, यानी शेषफल बचा हमारा, इतना तो आपको पता ही है। ये जो हमारा होता है ये भाजक होता है, ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये होता है भागफल, ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये होता है भाज्य, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आ गया। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाई अब भाजक को तो भागफल से गुणा करते हो, भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया? इसको आपको रट लेना एकदम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसका शायद आंसर्स नहीं दिया है, कट हो गया था, देखते हैं ज़रा कौन सा क्वेश्चन था 58। हाँ, ना ही ये उत्तर है ना ये उत्तर जो मैंने भी बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, वो होगा। चलिए पूछा गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। बहुत से लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। 1 की पूर्ववर्ती यानी 1 में आप 1 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी इसकी पूर्ववर्ती क्या है 0 है। समझ में आ गया। यहाँ पर पूछा जाता कि इसकी पूर्ण पूर्ववर्ती क्या है, पूर्णांक क्या है। तो इस तरीके से अगर आता प्राकृतिक संख्या क्या है, एक प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती क्या है, इस तरीके से तब आपको वहाँ पर सोचना पड़ता। सिर्फ यहाँ पर पूछा 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 0 है। चलिए
अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं चलिए बता देते हैं। जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने से पहले जब हम इस संख्या को इस संख्या से गुणा करें तो वो कितना आ जाए, 5x स्क्वायर आए, और इस संख्या को जोड़ने पर कितना आए या जोड़ने घटाने पर माइनस 4x ही आए। तो चलिए कैसे करते हैं। तो हम 4x को ऐसी संख्या बना देते हैं कि वो 5x भी आए और x भी आ जाए। तो हमने भी कहा ना 5x आए, तो 4x को हम क्या लिख देंगे, 5x माइनस x ही तो लिख देंगे भाई, यही तो लिखेंगे। एक में से अब जैसे 5 में से 1 गया तभी तो 3 बचा, सॉरी 4 बचा, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस एक्स। क्यों, माइनस 5x मतलब 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, फिर यहाँ पर माइनस 5 हो गया। अब इसको हल करते हैं। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनको इनको और इनको इनको। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर बचा 1x माइनस 5, क्योंकि x तो यहाँ पर बाहर आ ही गया है। यहाँ पर हमने 1 ले लिया प्लस 1, तो यहाँ पर बचा x माइनस 5, यानी ये दोनों समान संख्या में होनी चाहिए। x माइनस यहाँ पर है तो यहाँ भी x माइनस होना चाहिए। अब हम लिख लेते हैं, तो ब्रैकेट को एक साथ लिखते हैं और उसको एक साथ। तो ब्रैकेट में क्या है, x, पहले इनको उतार लेते हैं, तो यहाँ पर है x प्लस 1 है और ये x माइनस 5 है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। बस इस तरीके से सॉल्व करते हैं। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं हैं, इस तरीके के क्वेश्चन 4th सेमेस्टर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। इस तरीके के और भी 2-4 क्वेश्चंस मैं अलग से आपको करा दूंगी, टेंशन ना लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या होता है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यही तो आपने पढ़ा है ना, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस तरीके से पढ़ा है ना आपने, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, ये आधार होता है, ये आपकी ऊंचाई होती है और ये आपका कर्ण होता है। समझ में आ गया, और ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब ये कैसे भैया आप पहचानोगे, तो 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, 16 अनुपात 40, और बीच की संख्या समान होती है इसलिए ये भी 40 होगा, और यानी ये समान अनुपात, ये भी 40 ये भी 40 होगा, और ये हमने x मान लिया, ठीक है। तो 16, जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो यहाँ पर आपको बाहम संख्या में x मान लेना है और अंदर की संख्याएं समान होती हैं, ठीक है। तो इनका गुणा कर देते हैं, इनका कर देते हैं, तो 16 गुणे x बराबर 40 गुणे 40, ठीक है। तो 16x बराबर 4 चक्कू 16 हो गए, तो यानी कि 2 0 आ गया 1600, इसलिए x बराबर 1600 बटे 16। तो जब 16 को 1600 से गुणा भाग देंगे तो 16 100 बार में जाएगा 1600, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, x बराबर 100। यही हमारा बस उत्तर है। इतना सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में बहुत टफ, वैसे क्वेश्चन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 जो है ये एक द्विघाती समीकरण है, यानी कि ये एक विजातीय पद है, ठीक है। क्या है, जिसकी समान क्या होती है, जात होती है, तो वो सजातीय कहलाते हैं। ये क्या है, विजातीय है। अगला क्वेश्चन है 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है। ये भी आपका क्या है, विजातीय व्यंजक है, ठीक है, क्योंकि इसकी घातें जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समीकरण में पक्ष कितने होते हैं। आपको पता है समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो बोलते हैं ना, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, 2 ही पक्ष होते हैं। कौन कौन से, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। तो कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है कि 2 पक्ष होते हैं, दायां और बायां, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी घात आपकी क्या है, x स्क्वायर है, यानी ये द्विघाती समीकरण, x की पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये कैसी है, द्विघाती समीकरण है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि x प्लस 1 का होल ऑफ 3 बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है।
तो कुछ हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि x प्लस 1 की घात कितनी दी है, 3। हम घात से अनुमान लगाते हैं कि कैसा समीकरण है, तो ये त्रिघाती समीकरण, यानी इसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा। 24 और 36 का, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम मासापा। कैसे निकालते हैं, 24 और 36 का, तो इसके गुणनखंड करिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ठीक है, हो गए। 36 का गुणनखंड करिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, यही तो हो जाएगा। और आपको अगर ऐसे गुणनखंड करना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका बता दे रही हूँ। आप इसका मासा निकाल के भी कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, वही आया ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें जो मासापा होता है, इसकी जो सबसे क्या होती है, जो छोटी घात होती है, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका गुणनखंड करके फिर से दिखा दे रहे हैं। 24 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। और यहाँ पर 36 का क्या होगा गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। ठीक है, तो इसकी बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3 है, यानी 2 की घात 3 ही तो है, 1 2 3 गुणे 3 की घात 1 है, बराबर यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2 है, यानी 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2, 3 की घात भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालनी है कि जो घात जिसकी सबसे छोटी घात होगी वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मासा बराबर 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 2 है, यानी कि बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3, बड़ा 3, 2 से बड़ा 3 होता है ना। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 बार 3 आया तो इसी को लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो यही हमारा उत्तर आ गया। तो मासा क्या होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। समझ में आ गया आपको, कितना मासा होगा, 12। कहाँ गया भाई आंसर्स, ये 69 क्वेश्चन था, 12 उत्तर हो गए। समझ में आ गया। मासा में हम छोटी घात लिखते हैं और लासा में हम क्या लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में हम बड़ी घात लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक में छोटी घात का गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजक x की पावर 3 + 1 x की पावर 2 - 1 का मासा क्या है। तो हमें पता है हम छोटी छोटी घात लिखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा x + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, x + 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 हो गए आपके ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 3x² y² और 4xy का लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, हम बड़ी घात लिखते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे ध्यान। अगर ये इस तरीके से सॉल्व करने वाला नहीं आया है तो आपको कैसे लिखना है, तो छोटी छोटी घातें आपको लिख देनी है। 4 तियाँ 12 हो गए। ठीक है, और सबसे छोटी घात x की क्या है, ये x है, सॉरी यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक यानी बड़ी बड़ी घातें लिखनी है। तो x की बड़ी घात क्या है, x की पावर 2 है और y की पावर 2 है। ठीक है, यही आपका उत्तर है 12x² y²। ठीक है, अगला प्रश्न है x² y² 3x और x की पावर y3। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा करके बता देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैम बस जल्दी जल्दी बता रही हैं। तो x की घात 2 और y है, दूसरा है x की घात 3y सॉरी, तीसरा है x की घात x और y की घात 3। तो लघुत्तम समापवर्तक में हमें क्या होता है, बड़ी बड़ी घातें देखनी होती हैं। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 3 है, बाकी तो 2 ही 2 हैं, तो x की घात 3 सबसे बड़ी घात है। y की सबसे बड़ी घात क्या है, y की घात 3, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं हुए आप लोग। ठीक है, समझा दिया मैंने आप लोगों को, तो बस x की घात 3 y की घात 3 यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक पूछा है, x की घात 3 y की घात 2, x की घात 2 y की घात 3, x की घात 4 y की घात 4। तो सबसे छोटी देखिए इसमें x की घात क्या है, x की घात 2 सबसे छोटी है और y की घात 2 सबसे छोटी है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक है और महत्तम समापवर्तक में हमें सबसे छोटी घात लेनी होती है, तो ये हमारा उत्तर सही है। अगला है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है, तो क्रम के अनुसार पूछा गया, तो 101 के बाद 102 आएगा, है ना, तो 102 आपकी क्या है, बड़ी संख्या है। क्रमागत मतलब क्रम अनुसार, यानी 101 102 103 104 105, तो 101 के बाद क्या आएगा, 102 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
15 माइनस 12 ब्रैकेट में दिया गया गुणे 3 बराबर 15 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 3 की किस नियम के आधार पर सत्य है। तो सबसे पहला तो ये माइनस को हम बोलते हैं व्यकलन। क्या बोलते हैं? व्यकलन बोलते हैं। घटाने को हम बोलते हैं, सबसे पहले तो इसमें घटाना है, ठीक है, गुणा का बंटन भी है, ठीक है, गुणा को बांटा भी गया है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम है, ठीक है। चलिए, घटाने का मतलब ही होता है व्यकलन, व्यकलन मतलब होता है घटाना। समझ में आ गया? चलिए, अगला है -8, तो ब्रैकेट में -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यही कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें क्या करना, हमें अभी नहीं देखना है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, पहले हमें इसे सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं हमें देखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। बॉडमास नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे कि ये योगात्मक प्रतिलोम है या ये गुणात्मक प्रतिलोम है या कोई भी प्रतिलोम हो, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। जब भी ब्रैकेट को खोलते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे कि +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। समझ में आ गया? इस तरीके के प्रश्न दो तो कंफ्यूज नहीं होना कि -8 है, अब क्या करें, माइनस बाहर, कुछ नहीं। सबसे पहले आप इसको पहले सॉल्व करो, इसको भाई इसका रास्ता साफ करो, तब आप आगे लगाओ कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो ये 8 आ गया, तो +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अब चिन्ह बदलेगा -8, यही आपका उत्तर होगा। यानी कि +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8। समझ में आ गया? चलिए, -8 आपका उत्तर आएगा। ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि -8 का आप सोचोगे योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये -8 है तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, यही होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -8, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस पे कौन सा आपका नियम फॉलो करता है, कौन सा नियम लागू होता है, तो वही जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही वाला तो लगेगा ना। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा कितनी गई है, लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम इसको कट करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और फिर 2 एक से काटा, 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पर आ गया 25, यानी 25√3 हमारा उत्तर सही है, ठीक है। चलिए देखिए, बिल्कुल सही है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त हमको पता है, ये हमारा होता है वृत्त, और इसके जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र पूछा गया, तो इसका सूत्र होता है πr²। याद रखिएगा, सूत्र सारे याद रखिएगा, सूत्र की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने पढ़ा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और इसकी एक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, तो πr² यानी 22/7 इसका होता है, और यहाँ पर r दिया गया है, इसकी त्रिज्या यानी r कितनी दी गई है, 7 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22, तो 22 को 7 में जब गुणा देंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यही आपका उत्तर है, सॉरी 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, घन के आयतन का सूत्र क्या है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3, ठीक है, ये आपका घन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपका घन होता है, और इसके आयतन का सूत्र होता है 1/3, ठीक है। चलिए, यानी कि भुजा की घात 3 होता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर ए आपका सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज़ का, यानी कि इस सीरीज़ का नहीं कह सकते, इस सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने सीरीज़ अच्छे से रट ली, पढ़ ली, तो बैक बिल्कुल नहीं लगेगी, बाकायदा 25 में 25 नंबर लाओगे। अगर आपने अच्छे से एक एक चीज़ समझ ली, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो
तो आराम से आप सिर्फ सीरीज़ ही पढ़ लोगे। आपने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपसे बहुत से लोग कहने लगे मैम क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही आएगा। मैंने कहा हाँ, सिर्फ राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ आपने देख ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, आपकी नैया पार। नैया पार क्या, आप अच्छे से अच्छे और लेकर आए हमारे प्रशिक्षु जिन्होंने हमारी स्ट्रेटजी फॉलो की है, वो लेकर आए। आपने खुद देखा रिज़ल्ट, किसी के 90+ हैं, किसी के 92% है, 91% है। टेलीग्राम पे मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपना जो है नाम वो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम पे भी मैंने दिया है। और अगर आप मेरी तरीके से चलोगे, कुछ भी मत करो। हाँ, अगर आपका मन नहीं आपका समझ रहा है तो सिर्फ आप सीरीज़ ले लो, ठीक है। सीरीज़ भी बेस्ट होती हैं, कौन कहता है सीरीज़ बेस्ट नहीं होती। हाँ, कुछ होता है उसमें, कुछ क्वेश्चंस इधर उधर होते हैं या फिर आंसर्स थोड़े इधर, तो हम हैं ना, आपको बता रहे हैं ना, सीरीज़ में जो भी चीज़ें गलत लिखी होंगी उसको हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं ना, ठीक है। सीरीज सॉल्व करा ही रहे हैं। बाकी आप नोट्स बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने बहुत अच्छे, आपको बता दूं, जो SCERT की जो प्राइमरी और जूनियर में जो बुक आती है ना 6 to 8 स्टैंडर्ड की, वहीं से मैंने चीज़ें ली। वहीं अगर वो बुक आपने अच्छे से पढ़ ली तो बुक तो आप लेने जा नहीं पाओगे ना। मेरे पास सारी बुक्स रखी हैं, अगर तो मैं उसी से सारे नोट्स तैयार करती हूँ। यानी कि वो बहुत इजी लैंग्वेज में होती है और सबसे सटीक लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो खुद SCERT बुक होती है, वो खुद SCERT की लिखी होती है ना। तो जो SCERT बुक से जो मैं पढ़ाऊँगी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो SCERT बुक से ही मैं सारी चीज़ें देख के वहाँ के जो इजी पॉइंट होते हैं उन्हीं को मैं पुटअप करके आपको बताती हूँ। और आपने मेरे नोट्स देखे होंगे, बहुत आसान होते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में होते हैं। यानी कि उनकी लैंग्वेज टफ़ नहीं होती है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, हिंदी टफ़ लिखी वो ना समझ में आए। सारी चीज़ें एकदम आसान होती हैं, अलग नोट्स होते हैं एकदम बढ़िया वाले, ठीक है। तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा, आप राजन सीरीज पवन सीरीज लेकर आओगे ना, वो भी आपकी रखी रह जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस से ही पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप 91% लाओगे, 90+ मार्क्स लाओगे, यानी कि 91, 92, 93, 95, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से अच्छे मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। पढ़ना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, पढ़ना आपको है, मुझे पढ़ाना तो है ही है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है। चलिए, तो अगला है आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत, ये एक आयत है, ठीक है, ये क्या होता है, एक आयत है और इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या होगा, अब ये कोण क्या होगा 90 डिग्री का, ये क्या होगा कोण 90 डिग्री का, ये कोण क्या होगा 90 डिग्री का या 90 अंश का। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोण जिसका जो 90 डिग्री के अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो यही आपका उत्तर है। तो आज आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इनफ हुआ। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, घात वाले समीकरण वाले क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ, ऑलरेडी क्लासेस में करा चुकी हूँ। आप उन्हीं को देखिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कोई पढ़ाएगा, बस वही सारी चीज़ें पढ़नी रहती, वही बार बार चीज़ें पढ़ती हैं। तो जो चीज़ें मैं करा चुकी हूँ बार बार क्या कराऊँ, आप उसको पढ़िए। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें ऐड हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल स्टार्ट करेंगे इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, आप ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।